So I happen to be in Delhi and क्योंकि मैं दिल्ली में हूँ तो कपिल जी से मिली एंड हम लोग बातें कर रहे हैं तो वो कुछ बातें मुझे इंटरेस्टिंग लगी तो मुझे लगा कि इसे रिकॉर्ड कर लूँ. या यू कैन कंटिन्यू. हाँ, तो मैं यही बात हम कर रहे थे गिरी जी से कि मैं कह रहा था कि जो हमारा पूरा पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है वो एक फ्रॉड है। इसमें मैंने कई बार पुराने मेरे आर्टिकल्स भी आपको मिल जाएंगे। पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम से हमारा क्या मतलब है? ये जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम से मतलब है जो आपका पूरा पॉलिटिकल लैंडस्केप है जिसमें अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग सो कॉल्ड आइडियोलॉजीज़ हैं, जिनको हम कई नामों से जानते हैं। जैसे हम कहते हैं लेफ़्ट विंग और राइट विंग। मेनली ये दो यूज़ होती हैं, लेफ़्ट विंग और राइट विंग। लेफ़्ट विंग से हमारा मतलब होता है जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, सोशलिस्ट पार्टियां हैं, और राइट विंग से हमारा मतलब होता है जो आपकी सो कॉल्ड कंजर्वेटिव पार्टियां हैं। जैसे अमेरिका में भी आप देखोगे यही एक डिवीज़न आपको नज़र आती है कि दो पार्टियां मेन है, एक को कंजर्वेटिव पार्टी कहते हैं, दूसरी जो डेमोक्रेट है वो एक तरह से लेफ्ट लिबरल कहलाती है। वैसे ही आपकी यूनाइटेड किंगडम में है कि आपकी टोरीज़ हैं जो कि कंजर्वेटिव पार्टी है, और दूसरी आपकी लेबर पार्टी है। यही इनके बीच में ही गवर्नमेंट एक की जाती है तो दूसरे की गवर्नमेंट आ जाती है। तो यूनाइटेड किंगडम में भी आपने देखा होगा कि लेबर पार्टी को लेफ़्ट कहेंगे हम, लेफ़्ट जो जो एक थोड़ा से लेफ़्ट टू दी पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है, यानी वो कुछ लेबर की बात करेंगे या कुछ सोशलिस्ट उनकी पॉलिसीज़ होंगी। और जो कंजर्वेटिव पार्टी है वो ज़्यादा प्रो कैपिटलिस्ट होगी, प्रो मार्केट टाइप की होगी, क्रिश्चियन वैल्यूज़ की बात करेगी। इंडिया में भी इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम एक जैसे बना दिया गया है, जो नहीं भी था वो भी बना दिया गया है। जैसे समाज एक बहुत डाइवर्स होता है, लेकिन जब आप पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम की बात करते हो तो उसमें यही गिनी चुनी लेफ़्ट, लेफ़्ट विंग, राइट विंग, लिबरल, इस तरह की दो ये तीन। शुरू से बनी है जब से नहीं अगर हम ये इंडिया की बात करें तो इंडिया जब आज़ाद हुआ जी तो क्या तब से ये था? नहीं, ये सारा पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम मैन्युफैक्चर किया जाता है, पूरा मैन्युफैक्चर किया था। ये जो दुनिया का जो इम्पीरियलिज्म है, साम्राज्यवाद है, ये लोग जो साम्राज्यवादी ताकतें हैं, इम्पीरियलिस्ट पावर हैं, ये पूरी दुनिया के जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम को सेट करती हैं, उसको मैनिपुलेट करती हैं और अपने हिसाब से उसको उसको शेप देती हैं। तो इंडिया में भी धीरे धीरे देखो, अब आप देखोगे इंडिया में रिसेंट ईयर्स में क्या हुआ है कि दो गुट बन गए। एक हो गया यूपीए, एक हो गया एनडीए। तो जो यूपीए है वो कांग्रेस लेड हो गया, जिसको हम लेफ्ट टू दी यूपीए पॉलिटिकल। क्या होता है? यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ओके. जो कांग्रेस का गठबंधन बना हुआ है, कोalition बना हुआ है, जिसमें कांग्रेस पार्टी है, इसके अलावा लेफ्ट पार्टियां हो गई, और कुछ उसमें आरजेडी जैसी पार्टी होगी, राष्ट्रीय जनता दल हो गया, कुछ उसमें इसी तरह की, और डीएमके हो गई, इस तरह का वो आपके यूपीए में आ गए। और दूसरी तरफ आपका एक राइट विंग कोalition बना हुआ है, गठबंधन बना हुआ है, जो बीजेपी लेड है, जिसमें जो लीडर है वो बीजेपी है, और उसके अंदर आपकी ये सारी पार्टियां आ जाती हैं जो इस समय एनडीए में है। यानी उसमें आप ये रामविलास पासवान की पार्टी हो गई, नीतीश की पार्टी हो गई, और पहले शिवसेना थी, फिर शिवसेना को तोड़ दिया बीजेपी ने, वो अलग हो गई। व्हाई इज उसका इट कॉल्ड एनडीए? उसका एक गुट एनडीए में, एनडीए है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो बीजेपी, जिसका लीडर बीजेपी है, जो 2014 से सत्ता में है भारत में, यानी 11 साल से। तो ये आप देखेंगे जैसा अमेरिका में जो इंपीरियलिस्ट कंट्री है, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम में है, वैसे ही यहाँ पे एक स्प्लिट हो गया लेफ्ट विंग और राइट विंग का। तो लेफ्ट विंग में आप लेफ्ट और लिबरल जिनको हम कह देते हैं भारत में, वो आपकी यूपीए हो गई, और जिसको हम राइट विंग कह देते हैं, दक्षिणपंथी कह देते हैं, वो हो गई आपकी एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो जो अब इस समय सत्ता में है, और उससे पहले जो सत्ता में थी 10 साल, 2004 से लेकर 2014 तक, वो आपकी यूपीए गवर्नमेंट थी। तो दो गवर्नमेंट जो आई यूपीए की, जिसमें प्रधानमंत्री था मनमोहन सिंह, और वो आपकी यूपीए की गवर्नमेंट थी जो कोalition गवर्नमेंट, और अब 10 साल से आपकी एनडीए की गवर्नमेंट है। तो आप देखोगे पूरी दुनिया में जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है वो सेट किया गया है इंपीरियलिस्ट पावर द्वारा। ये दुनिया की पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को कंट्रोल करने का तरीका है पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम। तो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम 100% फ्रॉड है। क्यों फ्रॉड है? आपको क्या लगता है कौन कंट्रोल कर रहा है? जो इंपीरियलिस्ट पावर है, अमेरिका हुआ और उसके अलाइज हुए, जो दुनिया पे इस समय दुनिया के मेन गुंडे हैं, जो दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। हाँ, अमेरिका और उनके यूके और उनके यूरोपियन अलाइज जो हैं, नेटो। अब नेटो मेन मिलिट्री अलायंस है जो दुनिया को कंट्रोल कर रहा है। नेटो का मतलब है अमेरिका प्लस यूके प्लस यूरोप, यूरोपियन यूनियन। यूरोप में से मतलब है मेरा यूरोपियन यूनियन। ये दुनिया के गुंडे हैं, यही हैं जो दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं, यही हैं जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लेके आ रहे हैं। तो इन्हीं का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है।
और जो इनको अपोज करने वाले हैं वो भी इन्हीं के द्वारा कंट्रोल होते हैं। यानी जो हमें दिखाया जाता है, हाँ, जो हमें दिखाया जाता है कि जो अब जैसे ब्रिक्स है, अब ब्रिक्स के बारे में ये कहा जा रहा है कि ब्रिक्स का जो एक वो बना हुआ है, कंट्रीज़ का एक गुट बना हुआ है, जिसमें ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना और साउथ अफ्रीका है, और उसमें अब कुछ और कंट्रीज़ भी ज्वाइन कर रही हैं। अब ब्रिक्स को दिखाया जा रहा है जैसे वो इन गुंडों के खिलाफ है, पर वो इन गुंडों के खिलाफ नहीं है, या वो डॉलर इकोनॉमी के को काउंटर करने के लिए अपनी कोई करेंसी लॉन्च करने वाले हैं, और इसलिए अमेरिकन डॉलर की अगर डोमिनेंस ख़त्म हो गई तो उससे दुनिया इकोनॉमी की तरफ। लेकिन ये जो कहानी नैरेटिव आपको बताया जा रहा है कि जैसे ब्रिक्स कंट्रियां जो हैं वो इनको अपोज कर रही हैं, जो अमेरिका और जो नेटो का जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है उसको, ये बिल्कुल झूठ है। आप देखेंगे कि जो ब्रिक्स कंट्री है वो सारी इनके साथ मिली हुई हैं, चाहे वो ब्राज़ील हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, वही पॉलिसीज़ इन कंट्रीज़ में इम्प्लीमेंट हो रही है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की, जो एक्चुअल जो ये चाहते हैं, अमेरिका चाहता है या यूके चाहता है। तो ब्रिक्स के अंदर, बल्कि ब्रिक्स तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे सबसे ज़्यादा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की पॉलिसी सबसे पहले इम्प्लीमेंट हो रही हैं और सबसे ज़्यादा इम्प्लीमेंट हो रही हैं। आप किसी भी कंट्री को देख लो, इंडिया देख लो, इंडिया में आपने देखा कि सबसे पहले डिजिटल आइडेंटिटी का प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हुआ 2008 से, और 2009 में अथॉरिटी बन चुकी थी जो नंदन निलेकनी जिसको लीड कर रहा था, जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी बनाई गई। तो सबसे पहले इंडिया के अंदर ये डिजिटल आईडी जो है इम्प्लीमेंट हुई पूरी पॉपुलेशन के लिए, और इस समय आप देख लो आधार, जो कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि लीगल भी नहीं, जो कि लीगल भी नहीं था, और बाद में इन्होंने कानून बनाया, जो कानून अथॉरिटी पहले बना दी, इस सारे प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर दिया गया, और उसके बाद 2016 में डिजिटल आईडी का कानून इन्होंने बनाया जो पार्लियामेंट से पास कराया गया। और बनाने के बाद भी ये कानून मैं कहता हूँ कि संविधान के खिलाफ है, क्योंकि हर एक चीज़ आज आपने इन्होंने एक तरह से गैर कानूनी तरीके से और गैर संवैधानिक तरीके से इन्होंने आधार से जोड़ दिए, आधार से लिंक कर दिए। कोई भी सर्विस आपको चाहिए, कुछ भी आपको चाहिए, तो ऑब्वियसली ये आपके जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ जाता है। तो लेकिन हाँ, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो आपकी न्यायपालिका है, जो आपकी जुडिशरी, इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट की कोई औकात नहीं कि वो इसके खिलाफ कुछ कर दे। तो इसी से आप साबित हो रहा है कि ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जो प्रोजेक्ट था डिजिटल आईडी का, वो इंडिया में इम्प्लीमेंट किया गया, पूरे अनकॉन्स्टिट्यूशनली किया गया, और इसके खिलाफ कोई आपकी न्यायपालिका भी कुछ नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता। तो इससे क्या यही साबित होता है, और सारी गवर्नमेंट्स कर रही हैं। यानी यूपीए का ये प्रोजेक्ट था, आपको याद होगा, और जो नंदन निलेकनी था वो इवन कांग्रेस भी उसने ज्वाइन कर रखी थी, उसने एक इलेक्शन भी लड़ा था बेंगलोर से, जो वो हार गया था। तो लेकिन बाद में, और ये जो उस समय जो मोदी था, जो अभी प्रधानमंत्री नहीं बना था, वो इसको अपोज करता था, इसके खिलाफ बयानबाजी करता था कि आधार जो है वो, और उसके बाद इसने आधार को ही इम्प्लीमेंट किया, और आज आधार को ही ये दिखा रहा है जैसे एक बहुत बड़ी इसकी अपनी अचीवमेंट है, जबकि सारी पॉलिसीज़ ये पुरानी थी। तो चाहे वो यूपीए की गवर्नमेंट हो, जो कोalition गवर्नमेंट थी, और चाहे वो एनडीओ की हो, दोनों का जो एजेंडा है वो सेम है, सेम एजेंडा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, अंदर से मिले हुए सारे। और उसमें कम्युनिस्ट पार्टियां भी आ जाती हैं, उसके अंदर सो कॉल्ड राइट विंग हो, लेफ्ट विंग हो, लिबरल हो। अब जैसे कांग्रेस को लिबरल पार्टी कहा जाता है, तो एक लिबरल उसका एक बना हुआ है वो इमेज, तो वो भी एग्जैक्टली वही कर रही है। इसके अलावा आपने देखा कि जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का प्रोजेक्ट जैसे इम्प्लीमेंट होना तेज़ हुआ बहुत 2020 से, जब कोरोना फ्रॉड इम्प्लीमेंट किया गया, तो आपने देखा कि सबका एजेंडा सेम था, सभी पार्टियों का। अलग अलग पार्टियों की गवर्नमेंट थी अलग अलग जगहों पे, अलग अलग स्टेट्स में, चाहे वो महाराष्ट्र में अलग गवर्नमेंट थी, कांग्रेस और शिवसेना और एनसीपी का कोalition था। राजस्थान में उस समय अशोक गहलोत, जो कांग्रेस का गवर्नमेंट रूल कर रही थी। केरल के अंदर कम्युनिस्ट पार्टियां थी, और तमिलनाडु में डीएमके थी। ये आपके आंध्र प्रदेश के अंदर जो आपकी जगन रेड्डी की पार्टी थी। तो सभी पार्टियां सेम एजेंडा इंप्लीमेंट कर रही थी, किसी ने अपोज नहीं किया। तो कोई छोटी से छोटी आप पॉलिटिकल पार्टी मुझे बता दो जो इस एजेंडा के खिलाफ हो। तो इससे क्या साबित हुआ? इससे ये साबित हुआ कि सभी पार्टियों का एजेंडा सेम है, एग्जैक्टली सेम है। लेकिन जो आपको टेलीविजन पे दिखाया जा रहा है, न्यूज़पेपर में और मीडिया में, तो उसमें जो ड्रामा चल रहा है, जो थिएटर चल रहा है, उसमें दिखाया जा रहा है जैसे ये पार्टियां एक दूसरे को अपोज कर रही हैं, लेकिन सभी पार्टियां सेम एजेंडा को इंप्लीमेंट कर रही है। इसलिए मैं कहता हूं कि जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है, पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम का मतलब होता है ये जो आइडियोलॉजी का स्पेक्ट्रम है, कि ये लेफ्ट विंग हो गया, जो आपके
कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट हो गए, और ये राइट विंग हो गया दक्षिणपंथी, यानी ये वामपंथी, ये दक्षिणपंथी, और उसके बीच में लिबरल और तरह तरह की और पार्टियाँ। कोई रीजनल पार्टी है, कोई शिवसेना टाइप की, कोई आरजेडी टाइप की जनता दल है जो जिसका रीजनल एक प्रोफाइल है, कोई समाजवादी पार्टी है, कोई बीएसपी है जो दलितों के अधिकार की बात करती है। इवन दलितों के अधिकार की जो बात करने वाली पार्टियां हैं जो कहती हैं कि हम अंबेडकर की आइडियोलॉजी पे चलते हैं और हम संविधान को मानते हैं जिसने हमें अधिकार दिए और हमें उससे बचाया, जातिवाद से बचाया, वगैरह वगैरह। तो ये भी आपको मिलेंगे। जो अंबेडकर की पार्टियां हैं या पेरियार को फॉलो करने वाली पार्टियां हैं, ये भी सेम एजेंडा को इम्प्लीमेंट कर रही हैं। इनके पास भी स्पाइन नहीं है, ये भी अपोज नहीं कर रही एजेंडा को। There's a big question mark हाँ। on Ambedkar and RSS and all these organizations and people जिन्होंने आज़ादी, सो कॉल्ड आज़ादी जो हमें मिली भी नहीं है उस टाइम पे जो कुछ भी किया, जैसे अंबेडकर ने वो शायद कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वगैरह सब क्या लिखा था, है ना, तो उसके बारे में भी मैंने बहुत कुछ सुना है। हाँ। लेकिन उसके बारे में ठीक है, डिटेल में फिर कभी बात करेंगे। ये जब पुराने हम लोग सुना करते थे तो यूनियंस वगैरह बहुत होते थे, कई सालों से तो गायब ही हो गए। 70 के बाद कभी सुना ही नहीं है। हाँ, तो आपने 2 पॉइंट छेड़े, मैं दोनों को पे थोड़ा सा बोल देता हूँ। आपने यूनियंस की, ट्रेड यूनियंस की बात की, इसकी हम 1 मिनट में बात करते हैं। इससे पहले आपने अंबेडकर की बात की, आरएसएस की बात की, और जो पूरा एक इंडिया में पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में ये भी पार्टियां हैं जिसमें बीएसपी आ जाती है, बहुजन समाज पार्टी आ जाती है, और आपकी दलितों की और जो पार्टियां हैं। वीडियो ऑन रविंद्रनाथ टैगोर, हाउ ही वाज पिट्ठू ऑफ द ब्रिटिश, एंड वो जो राष्ट्रगान वगैरह वो लिखा और वो फिर लागू किया गया, उसके अंदर भी पॉलिटिक्स थी, वो ये सब बहुत हाँ है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम पूरी तरह से इंपीरियलिस्ट पावर सेट करती हैं, उसको शेप करती हैं अपनी अपनी ज़रूरत के मुताबिक, और फिर उसको वो मैनिपुलेट कर पाती हैं। यानी आइडियोलॉजीज़ भी वो आइडियोलॉजीज़ नहीं है जो हमारी इंडिजिनस कोई आइडियोलॉजीज़ हैं जो हमें बताई जाती हैं, कि चाहे वो लेफ़्ट विंग हो, चाहे वो राइट विंग हो, चाहे वो अभी राइट विंग जिसको हम कहते हैं पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में, राइट विंग क्रिश्चियन वैल्यूज़ वाली पार्टियाँ हैं। अब आप सोचो, क्रिश्चियन तो वो हैं जो हिंदुओं को कन्वर्ट करके क्रिश्चियन बनाते हैं, तो ये जो हिंदुत्व वाले अपने आप को राइट विंग क्यों कहते हैं? सोचो। और ये भी सोचो कि ये जो हिंदुत्व वाले राइट विंग वाले हैं, ये कंजर्वेटिव पार्टी यूनियन के भी मेंबर बने हुए हैं। आपको ये बात पता होनी चाहिए। इंडिया में जो कांग्रेस पार्टी है वो अपने आप को लिबरल कहती है, तो वो एक लिबरल पार्टी यूनियन बनी है, इंटरनेशनल यूनियन, उसकी वो मेंबर है, कार्ड कैरिंग मेंबर, यानी कार्ड मिलके उसकी एक्चुअल मेंबर। वैसे ही ये जो बीजेपी वाले हैं, ये एक कंजर्वेटिव पार्टी यूनियन के मेंबर हैं। आप सोचो, आप ये हिंदुओं को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि हम आपको कन्वर्जन से बचा रहे हैं। ये जो जितने क्रिश्चियन मिशनरीज इंडिया में काम कर रहे हैं और वो हिंदुओं को कन्वर्ट कर रहे हैं, उनसे बचा रहे हैं। और ये खुद जो क्रिश्चियन वैल्यू वाली कंजर्वेटिव पार्टी यूनियन जो बनी हुई है, इंटरनेशनल यूनियन, उसके ये मेंबर बने हुए हैं। ये सारी वो चाहे वो अपने आप को उस पार्टी का, ये जो यूनियन बनी हुई है, इसको ये 2016 में मेंबर बने थे और इसको खुद एडवर्टाइज़ किया था अपने ट्विटर अकाउंट पे इसने, राम माधव ने, जो आरएसएस का मेंबर है, कि बीजेपी हैज़ बिकम अ मेंबर, बीजेपी इस कंजर्वेटिव पार्टी जो इंटरनेशनल जो यूनियन बनी है उसकी मेंबर बन गई है। उसको कहते वैसे डेमोक्रेटिक है, कंजर्वेटिव वर्ड यूज़ नहीं करते, पर अगर आप उसकी प्रोफाइल पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा वो सारी कंजर्वेटिव क्रिश्चियन वैल्यूज़ वाली जो पार्टी हैं, जिसमें रिपब्लिकन पार्टी भी आ जाती है, जिसमें आपकी यूके की जो टोरीज़ हैं, कंजर्वेटिव पार्टी भी उसमें आ जाती है, तो उसके ये मेंबर बने हुए हैं। अब आप सोचिए हिंदुओं को कैसे बेवकूफ़ बना रहे हैं कि हम क्रिश्चियनिटी का जो अग्रेसिव वो है रूप, जिसमें ये कन्वर्ट करते हैं हिंदुओं को, उनसे हम लड़ रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में और भारत की और स्टेट्स में, और दूसरी तरफ ये कंजर्वेटिव पार्टी जो क्रिश्चियन वैल्यूज़ के ऊपर आधारित है, उस पूरी यूनियन के मेंबर बने हुए हैं। तो ये कितनी बड़ी फ्रॉड है ये पूरा आरएसएस संघ परिवार, ये पूरे ये दे आर टोटली फ्रॉड। ये चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे वो बीजेपी हो, दे आर कंप्लीट टोटल फ्रॉड्स। ये आपको पूरे देश को बर्बाद करने में तुले हुए हैं। दूसरा, मैं आपको अंबेडकर और पेरियार की लेगेसी के बारे में मैं बात करूं। भारत में पूरा पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम इंपीरियलिस्ट पावर कंट्रोल करती हैं, चाहे वो पेरियार और अंबेडकर के फॉलोअर हों, चाहे वो आपके राइट विंग दक्षिणपंथी हों, चाहे वो वामपंथी हों। और इसका सबूत क्या है? इसका सबूत आपको 5 साल में मिल गया होगा।
न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एजेंडा ये सभी पार्टियां इंप्लीमेंट कर रही हैं, कोई इसके खिलाफ नहीं है, कोई जनता को अवेयर नहीं कर रहा, कोई इसके खिलाफ मोर्चाबंदी नहीं कर रहा और जनता को उसके खिलाफ नहीं कर रहा, बल्कि ये सारा एजेंडा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इससे क्या साबित हुआ, मैंने आपको नीति आयोग को एग्जांपल कई बार दिया है कि नीति आयोग के अंदर आपके नीति आयोग जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का सेक्रेटेरिएट है, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने का मेन बैक ऑफिस है इंडिया के अंदर, और जिसकी गवर्निंग बोर्ड में आपको प्रधानमंत्री मिलेगा, भारत का प्रधानमंत्री, और भारत के सारे चीफ मिनिस्टर मिलेंगे। सारे चीफ मिनिस्टर का मतलब है अलग अलग पार्टीज के चीफ मिनिस्टर हो गए, तो सारे एक ही एजेंडा इंप्लीमेंट कर रहे हैं नीति आयोग के थ्रू। तो उसी से आप अंदाज़ा लगा लो कि, और वो सारे हैं। अब आप देख लो, इवन झारखंड में आपकी ट्राइबल चीफ मिनिस्टर हैं, तो ये ट्राइबल चीफ मिनिस्टर भी कोरोना फ्रॉड को इम्प्लीमेंट कर रहा था, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के एजेंडा को इम्प्लीमेंट कर रहा था। हालांकि इलेक्शन के टाइम उसने थोड़ा सा एक छोटा मोटा बयान दे दिया था कि जो वैक्सीन है उससे बहुत सारी मौतें हो रही हैं, आज जवान लोग मर रहे हैं चलते फिरते, उसने ये बयान दिया। लेकिन ये बयान जो इसके बावजूद वो खुद था जिसने कोरोना वैक्सीन लोगों को ठोकी, ज़बरदस्ती भी ठोकी, और उसके बाद सिर्फ इलेक्शन में थोड़ा प्रचार करने के लिए उसने एक बयानबाजी कर दी। अदरवाइज़ आप चाहे कोई भी इंडिया के अंदर पार्टी ले लो, चाहे वो आदिवासियों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के रूप में अपने आप को दिखाती हो, या दलितों के, चाहे वो लेफ्ट विंग हो, राइट विंग हो, सोशलिस्ट हो, उसका कोई भी प्रोफाइल हो, कोई भी आइडियोलॉजी हो, वो केवल और केवल साम्राज्यवादी ताकतों के आदेश पर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने का काम कर रही है। तो मैं ये कहता हूँ कि भारत में आज़ादी से पहले भी अंग्रेज़ इस पूरे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम को शेप कर रहे थे। कोई भी मेरा ये मानना है साम्राज्यवाद के खिलाफ कोई भी नहीं था। मैं ये मानता हूँ कि अंबेडकर भी साम्राज्यवाद के खिलाफ नहीं था, इंपीरियलिज्म के खिलाफ नहीं था। पेरियार हो, अंबेडकर हो, आपके ये जो राइट विंग है, ये तो फ्रॉड हैं सारे। ये जो आरएसएस है जो 1925 में बनी थी, जिसको 100 साल हो गए, ये टोटल फ्रॉड हैं और ये इंपीरियलिज्म के खिलाफ नहीं थे। कम्युनिस्ट पार्टियाँ इंपीरियलिज्म के खिलाफ नहीं थी, साम्राज्यवाद के खिलाफ, उपनिवेशवाद के खिलाफ नहीं थी। जो कांग्रेस थी वो नहीं थी। कांग्रेस के ही लोग थे जो बिठाए गए फिर, जिनको सत्ता मिली, जिसमें नेहरू था। नेहरू फेबियन सोशलिस्ट था। फेबियन पार्टी एक फेबियन सोसाइटी बनी हुई है यूके की, उसका मेंबर था। इसका जो पिताजी थे मोतीलाल नेहरू, वो फ्री मेसन थे। ये भी कांग्रेस का प्रेसिडेंट रह चुका है, मोतीलाल नेहरू भी, और जवाहरलाल नेहरू भी। तो मोतीलाल नेहरू जो था वो आपका फ्री मेसन था। उसका बेटा जो जवाहरलाल नेहरू था वो फेबियन सोशलिस्ट। ये जो फेबियन सोशलिस्ट होते हैं, फेबियन सोसाइटी के जो मेंबर होते हैं, इस समय जो यूके की गवर्नमेंट है, केयर स्टारमर की जो प्राइम मिनिस्टर है, उसमें 43 उसकी गवर्नमेंट के अंदर मेंबर्स हैं जो सारे फेबियन सोसाइटी के मेंबर हैं। फेबियन सोसाइटी का लोगो पता क्या है? एक भेड़िया जो है वो एक भेड़ की खाल पहन रहा है, ये उसका लोगो है। आप चेक कर सकते हैं विकिपीडिया पे। भेड़िया भेड़ की खाल पहन रहा है, ये इनका लोगो है, और ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए काम करने वाले लोग हैं। तो जो आपका पहला प्रधानमंत्री था जवाहरलाल नेहरू, ये खुद न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए काम करने वाला आदमी था, ये इन्हीं का आदमी था। ये जो आपकी सिटी ऑफ लंदन है, जो सबसे बड़ा एक क्रिमिनल गैंग है, 3 क्रिमिनल गैंग है दुनिया में जो इन कॉन्सर्ट काम करते हैं। एक आपका वेटिकन है, दूसरा आपका वेटिकन सिटी जिसको कहते हैं, दूसरा आपका सिटी ऑफ लंदन है, और तीसरा आपका वाशिंगटन है, वाशिंगटन डीसी। तो ये तीनों कॉन्सर्ट पे काम करते हैं। ये जो जवाहरलाल नेहरू भी था, ये भी मेंबर था फेबियन सोसाइटी का। तो फेबियन सोसाइटी के बारे में आप पढ़ो विकिपीडिया पे जाके, आपको पता चलेगा। ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स भी फेबियन सोसाइटी का ही है। जितने आपके सो कॉल्ड, जिसको हम लेफ्टिस्ट या कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट आइडियोलॉजी मानते हैं, वो सब फेबियन सोशलिस्ट हैं। इनका काम है ये पूरी दुनिया में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने पे काम कर रहे हैं, और कई सालों से कर रहे हैं। और दूसरी बात कि ये जो सोशलिज्म की हम बात करते हैं, ये बेसिकली सोशलिज्म नहीं है, ये स्टेटिज्म है। जिसको आप कम्युनिज्म समझते हो या सोशलिज्म, सभी ये स्टेटिज्म है। स्टेटिज्म का मतलब होता है स्टेट ही सबसे ऊपर होगी, और इंसान के जो अपने राइट्स हैं, या उनके कल्चरल राइट्स हैं, उनके कलेक्टिव राइट्स हैं, इंडिविजुअल राइट्स हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये स्टेटिज्म है, और स्टेटिज्म ही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, क्योंकि अल्टीमेटली ये दुनिया में कोई एक वर्ल्ड स्टेट बनाना चाहते हैं, पूरी वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं, और पूरी दुनिया के सारे राइट्स को सब्जुगेट करना चाहते हैं। जो इंसानों के इंडिविजुअल राइट्स हैं, उनके कल्चरल राइट्स हैं, उन सबको ये सब्जुगेट करके ख़त्म कर देना चाहते हैं। यानी इंडिविजुअल राइट भी आपके नहीं रहेंगे, कलेक्टिव राइट्स भी नहीं रहेंगे। जो आपके नेचुरल राइट्स हैं, जो प्रकृति से आपको मिले हैं, कुदरत से या भगवान से, गॉड से आपको मिले हैं ना, वो सारे राइट्स ख़त्म करने का काम चल रहा है। गवर्नमेंट में पढ़े लिखे इतने सारे आईएएस ऑफिसर्स, लॉयर्स,
मतलब होते हैं हाँ, ये इस तरह के लोग, हाँ, वो काफी पढ़े लिखे होते हैं, हाँ, उन लोगों को सब कुछ पता है, हाँ, वो कुछ बोलते ही नहीं इसके खिलाफ, कुछ कोई किसी को जगा ही नहीं रहा है। कोई किसी को नहीं जगा रहा है। इंडिया पूरा कंट्रोल्ड है। इंडिया जो है वो आज से कंट्रोल नहीं है। खुद 500 भी नहीं जाग रहे, किसी को जगा भी नहीं रहे। इंडिया कंप्लीटली एक उपनिवेश है, एक कॉलोनी है जो वर्ल्ड इंपीरियलिज्म की। और यही वजह है कि इंडिया के जो लोग हैं पूरी दुनिया में, उनका रोल क्या है, इंडिया में भी और इंडिया से बाहर भी, इंडियन डायस्पोरा की भी मैं बात कर रहा हूँ, उनका केवल यही रोल है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करना, बिना सवाल किए, बिना कोई क्वेश्चन किए। तो इंडिया में आपको मिलेगा सारी सारी पूरी चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो आपकी आईटी इंडस्ट्री हो, बैंकिंग इंडस्ट्री हो, सब लोग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इंप्लीमेंट करने का काम कर रहे हैं। चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो सर्विस क्लास हो, जो काम करने वाले हैं, सब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इंप्लीमेंट करने के। तो इंडिया के अंदर अवेयर करने वाले हैं नहीं। इंडिया तो 500 साल से गुलाम है। और ये मेरा ये मानना है कि इंडिया में कोई इंडिपेंडेंस मूवमेंट भी नहीं हुई थी। ये इंडिपेंडेंस मूवमेंट के बारे में जो कुछ भी हमें कहानियाँ सुनाई गई हैं, सब झूठी कहानियाँ हैं। और अगर आप आज की मिडिल क्लास देख लो, उनको कुछ भी नहीं पता, टोटली अनअवेयर हैं, उनको कुछ नहीं पता कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इम्प्लीमेंट हो रहा है। ऐसे ही आप देख लो, एक जनरेशन पहले था, यानी 1947 में। अब हमारे माँ बाप तो अभी भी, वो इतना पुरानी बात नहीं है, हमारे माँ बाप जिंदा हैं। मेरे फादर जो हैं उनकी 85 एज है, तो वो तो पैदा ही 39 में हुए थे जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी। तो 85-86 उनकी एज है। तो अब जो पार्टीशन हो गया, ये किसने कराया? अंग्रेज़ों ने कराया। और इसमें सारी पार्टियां सहयोग कर रही थी, चाहे सिर्फ मुस्लिम लीग नहीं है, कांग्रेस उसमें सहयोग कर रही थी, ये जो तथाकथित हिंदू राइट विंग है ये भी उसमें सहयोग कर रही थी, क्योंकि इनका तो विचार ये था एक बहुत ही डोमिनेंट कि अलग हो जाए तो अच्छी है, अच्छी बात है। तो ये पार्टीशन क्यों होने दिया गया? अगर यहाँ पे देशभक्त लोग होते तो ये देश बटा क्यों? इस लाइन पे, जिस लाइन पे अंग्रेज़ों ने बांटा, तो अंग्रेज़ अपना पर्पस यहाँ सॉल्व करके गए जब उन्होंने ये बंटवारा कराया 1947 में, पंजाब का और बंगाल का प्राइमरीली, और जिसमें इसमें पता नहीं मिलियंस ऑफ पीपल वर किल्ड। उसमें पता नहीं कितने कुछ मिलियन लोग मारे गए, लोग, औरतों के रेप किए गए, बच्चों को मारा गया, और इतना भयंकर भयानक एक पार्टीशन करा के गए, और इसमें ये सारी पार्टियां सहयोग कर रही थी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लो कि इंडिया में एक्चुअल में कोई फ्रीडम मूवमेंट हुई नहीं। ये सब झूठ आपको सुनाया जा रहा है, कहानियाँ। और इंपीरियलिज्म के खिलाफ कोई भी नहीं था, ना अंबेडकर था, ना नेहरू था, ना गांधी था। ये इंपीरियलिज्म के खिलाफ नहीं थे, बल्कि इंपीरियलिज्म के साथ इन्होंने समझौते किए हुए थे। और यही वजह है कि जब ये छोड़ के गए और ये दो कंट्रियाँ बना गए, इंडिया और पाकिस्तान, डोमिनियन दो बना के गए, तो इनमें अपने पिट्ठू बिठा के गए। उधर भी पाकिस्तान साइड में भी जो इनका डोमिनियन था, वहाँ भी इनके पिट्ठू थे, और इंडिया में भी। और इनके आगे का बिहेवियर भी देख लो, पाकिस्तान ने भी समझौता किया अमेरिका से, 50s में ही कर लिया था इन्होंने मिलिट्री अलायंस कुछ। और इंडिया में भी आप देख लो, इनका जो बंदा बिठा के गए ये नेहरू को, ये इनका अपना आदमी था। तो ये सारे, अब ये विवेकानंद के बारे में बता दूं, जैसे क्योंकि मैं फ्री मेसन्स की, अब मैं मोतीलाल नेहरू की बात की, विवेकानंद फ्री मेसन था, इसको बहुत पूछते हैं ये लोग, ये जो राइट विंग वाले हैं। तो ये सारे फ्री मेसन है। ये जो हिंदुइज्म नाम का इन्होंने बना रखा है ना, ये शोरशा, ये हिंदुइज्म भी सारा ये फ्री में ये इन्होंने ही कंट्रोल किया हुआ था, थियोसॉफिकल सोसाइटी। और हाँ, तो ये आपको आज देख लो आप, जितने तथाकथित हिंदुओं के जितने ये लीडर हैं, चाहे हिंदुओं का कोई भी सेक्ट हो, ये सब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए काम करने वाले हैं सारे। तो कोई इवन शंकराचार्यों में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ बोल दें खुलकर, और ये हिंदुओं को ये कहें, प्रेरित करें कि वो लड़ें इनसे। लड़ने को कोई नहीं कह रहा। अगर हिंदुओं के अंदर जान है, हिम्मत है, और ये क्षत्रियता है, अगर ये क्षत्रिय धर्म अपना निभाना, तो ये लड़ते क्यों नहीं है? लड़ नहीं रहे। लड़ते तो है ही नहीं, इंडिया वाले कभी नहीं लड़ते, ये शस्त्र उठाते ही नहीं है, ये किसी चीज़ से नहीं लड़ते, ये सिर्फ गुलामी करते हैं, और ये 500 साल से गुलामी कर रहे हैं। अच्छा, तो अहिंसा पूरा के नाम पर बेसिकली न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को सपोर्ट किया जा रहा है, और इसीलिए शस्त्र उठाए नहीं जा रहे। ये हम बापू के देश में हम अहिंसा मानते हैं। मैं कह रहा हूँ सारी आइडियोलॉजीज यहाँ पे फ्रॉड है। इंटेग्रल ह्यूमैनिज्म की आइडियोलॉजी कहा गया। एक ये था, दीनदयाल उपाध्याय नाम का जनसंघ का लीडर था, जिसकी सुना है उसकी डेथ हो गई थी, या उसको मर्डर कर दिया था, वटएवर। ये इसने, अगर आप विकिपीडिया पे जाएं और पढ़ें, तो लिखा हुआ है कि इंटेग्रल ह्यूमैनिज्म की आइडियोलॉजी इसने प्रचारित की, इसने उसका प्रतिपादन किया, इसने दीनदयाल उपाध्याय ने, जो जनसंघ का लीडर था। इंटेग्रल ह्यूमैनिज्म के बारे में आप पढ़ें तो ये पूरी, आज न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप पढ़ें तो ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वालों ने इसको अडॉप्ट किया हुआ है। इवन पोप भी इसकी बात कर रहा है। अब अगर पोप का
वेटिकन का और आरएसएस का क्या संबंध है? ये एक ही बिस्तर में घुसे हुए हैं, ये एक ही बिस्तर में घुसे हुए हैं, और 5 साल से आपको ये बिल्कुल जाहिर हो गया होगा कि हाँ, इवन इंटेग्रल ह्यूमैनिज्म की जो आइडियोलॉजी है, ये भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की आइडियोलॉजी है। कम्युनिस्ट जो अपने आप को कहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, वो कम्युनिज्म नहीं है, वो समाज को नहीं लेके वो पावर देना चाहते, वो बेसिकली स्टेटिज्म है 100%। तो वो भी 100% न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और कांग्रेस की आपने देख ही लिया, वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के सारे प्रोजेक्ट उन्होंने इम्प्लीमेंट किए, 10 साल वो रहे, 2004 से 2014 तक। तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आधार उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, PHFI वो लेके आए, अमेरिकन डीप स्टेट की एजेंट था मनमोहन सिंह भी, और ये भी नरेंद्र मोदी भी, ये दोनों अमेरिकन डीप स्टेट की एजेंट है। इन्हीं को यही डिसाइड कर रहे हैं कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन लोग सत्ता में आएंगे। ये अमेरिकन डीप स्टेट न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जो क्रिमिनल गैंग है, वो डिसाइड कर रहा है कि भारत में सत्ता में कौन बैठेगा। आपने ट्रेड यूनियंस की बात की, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी 5 साल से भारत में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इम्प्लीमेंट हो रहा है। कोरोना फ्रॉड आया 2020 में, मार्च 2020 में, कितने लोगों को मार दिया गया, करोड़ों लोग उसमें मर चुके हैं इंडिया में, जो लोगों को पता नहीं है। यानी 2020 में भी जो इन्होंने मारे, वो सारे मेडिकल प्रोटोकॉल से मारे। उसके बाद जनवरी 2021 से इन्होंने वैक्सीनेशन स्टार्ट की, तो उसके बाद लोग मरने स्टार्ट हुए, और जिसको इन्होंने दूसरी लहर का नाम दिया। 2021 में जो सो कॉल्ड दूसरी लहर थी, वो बेसिकली सारे वैक्सीन डेथ्स थी, और आज तक मर रहे हैं। अभी तक 2025 में हम बैठे हैं, फरवरी में 2025 में, अभी भी डेथ्स हो रही हैं, सडन डेथ्स हो रही हैं यंग लोगों की, बिल्कुल यंग लोगों की डेथ्स हो रही हैं। तो ये सब, और प्रोपेगेंडा ये किया जा रहा है कि ये सडन डेथ्स आपके फास्ट फूड से हो रही है। हाँ, ये सब झूठ है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मैं ट्रेड यूनियंस की बात छेड़ी गिनी जी ने, मैं ये कहना चाहूँगा, भारत के यंग लोगों को ये पता होना चाहिए कि भारत की जितने पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हों चाहे स्टेट गवर्नमेंट के, सब यूनियनाइज्ड हैं, सबकी यूनियंस बनी हुई हैं, ट्रेड यूनियंस बनी हुई हैं। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं या स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं, आप बैंकिंग में हैं, आप रेलवेज़ में हैं, किसी भी ट्रांसपोर्ट में हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं, तो आपकी ट्रेड यूनियन बनी होंगी। अब इन ट्रेड यूनियन ने वैक्सीनेशन के खिलाफ लड़ाई क्यों नहीं लड़ी, इसका ये सवाल किसी ने नहीं किया, मैं ये सवाल कर रहा हूँ। तो जब आपको वैक्सीन मैंडेट भेजे गए, गवर्नमेंट की तरफ से आदेश आए कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ अपने ऑफिस में एंटर नहीं कर सकते जब तक कि वो वैक्सीन का सर्टिफिकेट नहीं दिखाते, जब तक कि वो वैक्सीनेशन नहीं करवाते, तो उसी समय ट्रेड यूनियंस को कोर्ट में जाना चाहिए था, क्योंकि ये आपके मौलिक अधिकार का हनन है। क्यों नहीं गई? रिक्शा टैक्सी के यूनियन भी हैं दिल्ली बॉम्बे में। बिल्कुल। और जब मैंने टैक्सी वाले से बात की तो उन्होंने बोला कि मैंने बोला तुम्हारा यूनियन लीडर जो है, हाँ, वो क्यों नहीं इसके खिलाफ बोलता? वो कुछ नहीं बोलता, वो तो बोलता है जाके लगवाओ। हाँ, मैं ये कहता हूँ, जितनी ट्रेड यूनियन है, पॉलिटिकल पार्टियां कंट्रोल कर रही हैं। सबसे बड़ी जो पब्लिक सेक्टर ट्रेड यूनियन है, या तो वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट कंट्रोल करती है, या वो भारतीय मजदूर संघ है जो आरएसएस का है, या कांग्रेस की भी एक बनी हुई है जिसको शायद इंटुक कहते हैं, इंटुक। तो कांग्रेस की भी ट्रेड यूनियन। तो पब्लिक सेक्टर की ट्रेड यूनियन का काम था कि वो इसको अपोज करती, वो ये कहती कि हमें इस बात से मतलब नहीं कि अगर वो इस बात में नहीं घुसना चाहती कि वैक्सीन हार्मफुल हैं, कोरोना फ्रॉड है, वैक्सीन जो है वो लोगों को मारेंगी, जहरीली हैं, तो भी वो इसको अपोज करना चाहिए था, क्योंकि आपको इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से कि आप नहीं लगाओगे तो आप ऑफिस में एंटर नहीं कर सकते। तो ये सारी ट्रेड यूनियन को जाना चाहिए था कोर्ट में, ये क्यों नहीं गई? पिटीशन इनको डालनी चाहिए थी। इंडिविजुअल एम्प्लॉय को जानने का मतलब नहीं था। इंडिविजुअल एम्प्लॉय अगर कोर्ट में जा रहा है, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, उसका क्या फ़ायदा है? समाज को क्या फ़ायदा है? जब कलेक्टिव सूट्स होंगे, लॉ सूट्स होंगे, यानी आपकी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होगी, PIL, तब पूरे समाज को फ़ायदा होगा, और कोई जजमेंट आएगी हायर जुडिशरी से, हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट, तब तो फ़ायदा है। तो जो PIL डालने का काम था वो ट्रेड यूनियन का काम था, क्यों नहीं डाली गई? आपको किसी एम वेम की ज़रूरत नहीं। ये जो बॉम्बे में ये गैंग बना के बैठे हैं, ये एम वेम जो बातें करते रहते हैं, हमने ये कर दिया, इन्होंने कुछ नहीं किया, ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि जो पिटीशन डालने का काम था वो इन ट्रेड यूनियंस को करना चाहिए था। आज भी जो अपार ID बनाई जा रही है ज़बरदस्ती, और मैंडेट आ रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से आदेश आ रहे हैं कि सब लोगों की 100% आप अपार ID बनाओ, तो इस समय जो आपके स्कूल वाले हैं, कॉलेज वाले हैं, यूनिवर्सिटी में काम करने वाले हैं, टीचर्स हैं, स्टाफ है, उनको अपोज करना चाहिए कि हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। किसी की ज़रूरत है कुछ करके दिखा दें हमारा, उनको ये कहना चाहिए। वो ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट क्यों कर रहे हैं? तो पूरा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने का काम भारत के लोग खुद कर रहे हैं, हम जैसे और आप जैसे लोग। हमारे जैसे, हमारे ही कोई बीवी होगी या हस्बैंड होगा या भाई या बच्चा होगा जो स्कूल में पढ़ाता होगा या बैंक में काम करता होगा, वो सारे ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट क्यों कर रहे हैं? या स्कूल का प्रिंसिपल होगा। तो सरकारी जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं,
उनके पास यूनियंस हैं, यूनियंस का काम है कि वो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, वैक्सीनेशन के खिलाफ भी अपनी मोर्चाबंदी करें, अपार आईडी के खिलाफ भी मोर्चाबंदी करें, वो नहीं कर रहे, वो और अपनी अभी ड्यूटी जो नहीं स्कूलों निभा। में जो जबरदस्ती लड़कियों को कैंसर के वैक्सीन लगाए जा रहे हैं, उसका क्या? सभी, ना सिर्फ कैंसर के, तो टीडी के, स्कूल के भी तो यूनियंस होंगे ना। टेटनस डीटीपी के इंजेक्शन लग रहे हैं अनिवार्य, उसमें जो ऑर्डर्स आ रहे हैं उनमें साफ लिखा हुआ है 100% वैक्सीनेशन होनी चाहिए। सभी में ये हो रहा था, जब कोरोना के टाइम ये ऑर्डर्स आ रहे थे गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें लिखा होता था 100% वैक्सीनेशन डॉग विसल है। आप सिग्नल दे रहे हो, संकेत दे रहे हो कि हमें सबको ठोकनी है, और अगर आप नहीं मानोगे जो स्टाफ के लोग हैं ये और ना तो स्कूलों में बच्चों को जो बिना माँ बाप की इजाजत के दिए जा रहा है। बिल्कुल, तो न किसी भी कॉलेज, सभी चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेजेस हों, यूनिवर्सिटीज़ हों, स्कूल्स हों, उनका भी पूरा राइट है इसको रिफ्यूज़ करने का, वो नहीं कर रहे। इवन प्राइवेट कॉलेजेस का पूरा राइट है वो रिफ्यूज़ करें, नहीं कर रहे। सभी को रिफ्यूज़ करना चाहिए। और जो ये सब इलीगल काम हो रहे हैं, अनलॉफुल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रहे हैं, ये गैर कानूनी और गैर संवैधानिक हो रहे हैं, ये सब आपको अपोज करना चाहिए, आपकी ड्यूटी है। जो लोग भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनका काम है ये इनको अपोज करना, वो नहीं कर रहे हैं और इसलिए वो इस क्राइम के अंदर शामिल हैं। अगर आज इस देश में न्याय व्यवस्था कोई हो और इनका प्रोसिक्यूशन हो तो ये सारे को प्रोसिक्यूट किया जाएगा, चाहे वो चपड़ासी हो स्कूल का, कोई स्टाफ मेंबर हो या टीचर हो या प्रिंसिपल हो या उसकी मैनेजमेंट कमेटी हो, सबको प्रोसिक्यूट किया जाना चाहिए जो ये इलीगल काम करने का कर रहे हैं। कोई सारे जो स्कूल हैं, किसी को कोई अपने आप को हेल्थ सेंटर बनाने की ज़रूरत नहीं है। यह आपका काम ही नहीं है कि आप बच्चों को कोई दवाई दो या टीका लगाओ, ये आपका काम नहीं है, ना किसी स्कूल का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का नहीं है। आपको रिफ्यूज़ करना चाहिए। आप अपनी यूनियन से बात करो, उन हरामजादों से बात करो जो यूनियन के लीडर बन के बैठे हैं, और उनसे कहो कि अपोज करो इसके खिलाफ, चाहे तुम्हें कोर्ट में जाना पड़े, इसको अपोज करो और साफ रिफ्यूज़ करो कि हम ये काम नहीं करेंगे। ये होना चाहिए आपकी। अब मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ, ये यूनियन भी सारी ये पॉलिटिकल पार्टियां कंट्रोल करती हैं, इस वजह से ये भी कंट्रोल्ड हुई हैं। हमारे लोकल लीडर हैं, ग्राम पंचायत के लीडर हैं, उन्होंने भी जनता को अवेयर करने का काम नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पूरा पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम जो है आपका कंट्रोल्ड है, जो पूरा ये एक तरह से एक ऐसा पिरामिड सिस्टम है, जो ऊपर से जो ऑर्डर आ रहा है वो नीचे ट्रैवल कर रहा है, और नीचे तक के जो लोकल लीडर हैं उनमें भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इस एजेंडा को अपोज कर सके। तो पूरे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के एजेंडा को अपोज करने की ज़रूरत है। और गांव-गांव में हमें ग्राम सभा की बैठकें करनी चाहिए, और ग्राम सभा की बैठकों में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के एजेंडा को रिजेक्ट करना चाहिए लिखित रूप में, और गवर्नमेंट को ऑर्डर भेजने चाहिए। रेजोल्यूशन पास करो। ग्राम सभा जनसभाएं हैं, लोगों को पता नहीं ग्राम सभा क्या होती है। ग्राम सभा को संवैधानिक अधिकार मिले हुए हैं। भारत में जो 73rd अमेंडमेंट हुआ था उसमें ग्राम सभा का जिक्र है। हमारे जितने पंचायती राज कानून अलग अलग स्टेट्स में बने हैं सब में ग्राम सभा है, उनके पास राइट्स हैं। और ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में फ़र्क है। ग्राम सभा होती है जनसभा। अगर आपकी 18 साल की उम्र है, आप वोटिंग एज है, तो आप ग्राम सभा के मेंबर हो। और पंचायत वो होती है जिसे हम इलेक्ट करते हैं। तो पंचायत तो करप्ट हो जाती है, लेकिन ग्राम सभा करप्ट नहीं हो सकती। ग्राम सभा ही है जो पंचायत को चुनती है, ग्राम सभा ही म्यूनिसिपैलिटी को चुनती है एक तरह से, क्योंकि अगर हम उसके इक्विवेलेंट मान लें अर्बन एरियाज़ में, ग्राम सभा ही विधानसभा चुनती है, ग्राम सभा ही लोकसभा चुनती है। तो ग्राम सभा सबसे ऊपर है। डेमोक्रेसी इसलिए ये है कि ग्राम सभा की बात मानी जाए, जनता की बात मानी जाए, ना कि इन लोगों की जो हमारे नौकर हैं, जिनको हम इलेक्ट करते हैं, पंचायत में भेजते हैं या विधानसभा में भेजते हैं या लोकसभा में भेजते हैं। तो हमें न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के एजेंडा को रिजेक्ट करना है, क्योंकि इसका ये हम सबको मारेगा, ये डिपॉपुलेशन का एजेंडा है, ये प्रकृति से हमारे सारे संबंध को तोड़ेगा और हमें गुलाम बनाएगा। इसलिए हमें इसको अपोज करना है, इस पूरे एजेंडा को, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह से और डिजिटल आईडी वगैरह से, चाहे वो आपका ये क्लाइमेट चेंज का जो फ्रॉड चल रहा है, ये पूरी तरह से फ्रॉड है। ये पर्यावरण को बचा नहीं रहे हैं, ये पर्यावरण को ख़त्म कर रहे हैं और पूरी दुनिया के संसाधनों पे कब्ज़ा कर रहे हैं, जंगलों पे, जल जंगल ज़मीन सब पे कब्ज़ा कर रहे हैं। तो इसको भी हमें अपोज करना है। तो ये हमारा होना चाहिए। डेमोक्रेसी को ज़िंदा रखना है तो अपनी पावर को रियलाइज़ करो, गवर्नमेंट के सारे आदेशों का पालन करने से इनकार करो जो भी आपके राइट्स को कुचल रहे हैं। थैंक यू। टैक्स अगर आप चाहें, जो आपकी गवर्नमेंट है वो क्रिमिनल हो चुकी है, वो पूरा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्रिमिनल गैंग के आदेशों के तहत काम कर रही है। नीति आयोग जो बना रखा है, ये उसकी सेक्रेटेरिएट है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की, जो सारी जो फ्रॉड पॉलिसीज़ हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो आपको देश में रहने के लिए पैसे क्यों देने पड़ते हैं? खरीदो तो पैसा, बेचो तो पैसा, खाओ तो पैसा, कमाओ तो पैसा। बिल्कुल। और अभी एक नई टैक्स की लेयर जो बन रही है एक तरह से, वो है आपका सारा जो कार्बन रिलेटेड इकोनॉमी ये बना रहे हैं, जो एक फ्रॉड साइंस पे आधारित है।
जो ये कह रहे हैं कि दुनिया में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कोई क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा। इसका कार्बन से किसी तरह का कोई संबंध नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड एक ट्रेस गैस है जो हमारे एटमॉस्फेयर में होती है, इससे टेम्परेचर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप देख सकते हैं कि जिसको ये क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग कह रही हैं, ये सारी जियो इंजीनियरिंग है। ये जो शहरों में पूरा ये स्मॉग की चादर बिछाई जाती है ऊपर केमट्रेलिंग करके और इस तरीक़ों से, और इसके अलावा और भी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, ईएमएफ यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसीज यूज़ करते हैं, हार्प जैसी टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रहे हैं। और जितनी प्राकृतिक सो कॉल्ड प्राकृतिक आपदाएं हैं ये सारी लेके आ रहे हैं, कृत्रिम आपदाएं हैं, आर्टिफिशियली ये इंड्यूस कर रहे हैं जो बड़ी बड़ी। लोगों को विश्वास नहीं होता, लोगों को ये समझ में नहीं आता, लोगों को लगता है कि पोल्यूशन हो गई है, इतनी गाड़ियां बढ़ गई हैं, इतनी सड़कें बढ़ गई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया है। लोग जो शहरों से बाहर निकले, आप मुंबई से अगर आप बाहर नहीं जाओगे, दिल्ली एनसीआर से बाहर नहीं जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप सोचोगे हाँ ये तो आबादी तो बहुत होगी, क्योंकि आपको मार्केट में इतने सारे लोग नज़र आते हैं, तो आपको बड़ी आबादी होगी। इंडिया की जो पॉपुलेशन के स्टैटिस्टिक्स भी झूठे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो आपको बता रहे हैं ना 140 करोड़ आबादी है, बिल्कुल नहीं है। इन्होंने, अगर आप ये देखोगे, अब फिर आप कहोगे कि फिर इलेक्टोरल रोल्स में तो इतने हैं, आप कहोगे आधार कार्ड भी बने हैं इतने सारे। अरे आधार कार्ड का ज़्यादातर डेटा झूठा है, मैं बता रहा हूँ आपको। आधार कार्ड इन्होंने बहुत सारे फर्जी बना रखे हैं, और इवन आपको वोटिंग का भी डेटा बहुत सारा झूठा मिलेगा, जिसमें ये क्योंकि वोटिंग के अंदर भी मैनिपुलेशन होती है, इलेक्शन में वोटिंग में भी मैनिपुलेशन होती है, उसमें भी झूठे होते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ आबादी इंडिया की नहीं है, बल्कि आबादी इंडिया की कम हो रही है। दुनिया में अब चिंता इस बात की होनी चाहिए कि जो डिपॉपुलेशन का काम चल रहा है, और इतने लोग कोरोना में भी ये करोड़ों लोगों को मार चुके हैं, और इसके अलावा जो हमारे इनफर्टिलिटी को प्रमोट किया जा रहा है, यानी जो दवाइयाँ आपको दी जा रही हैं, वैक्सीन्स दी जा रही हैं, जो यंग लोग की फर्टिलिटी तबाह हो रही है, मर्द जो हैं वो नपुंसक हो रहे हैं, औरतें बांझ बन रही हैं, उनके बच्चे नहीं होंगे आगे। तो ये, और इसके अलावा ट्रांसजेंडरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, एलजीबीटीक्यू को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो बच्चे तो होंगे नहीं। आपको चिंता ये होनी चाहिए कि इंडिया की आबादी कलैप्स हो जाएगी, इस बात की चिंता होनी चाहिए, ना कि इस बात की कि हम ओवर पॉपुलेटेड हैं। ओवर पॉपुलेटेड का तो पूरा प्रोपेगेंडा है, झूठा प्रोपेगेंडा है। और हमारे पास सारे रिसोर्सेज हैं, खाने की कोई कमी नहीं है, प्राकृतिक संसाधनों की कोई कमी नहीं है, सब लोगों को अच्छा मिल सकता है, अच्छा रोटी कपड़ा मकान मिल सकता है, सारी बेसिक ज़रूरतें आपकी पूरी हो सकती हैं। बिल्कुल झूठा प्रोपेगेंडा है ओवर पॉपुलेशन का। और ओवर पॉपुलेशन को अगर आप मानते हैं तो फिर आप इनकी सारी बातों को मानोगे, जो पूरा यूजेनिक्स और डिपॉपुलेशन का एजेंडा उसको भी आप मानोगे, और आप खुद अपने आप को जितनी ये पॉलिसीज़ हैं, चाहे वो इनफर्टिलिटी प्रमोट कर रहे हैं, तो आप उसको फिर मानोगे। इसलिए आप इन चीज़ों को समझें कि जो ओवर पॉपुलेशन का प्रोपेगेंडा है ये बिल्कुल झूठा है, जो क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ है। तो ये क्लाइमेट चेंज के एजेंडा के तहत दुनिया की पूरी आबादी को कंट्रोल करना चाहते हैं, इवन डिपॉपुलेशन करना चाहते हैं, जो हो रही है इंडिया में, ऑलरेडी हो रही है। इतने लोग मारे जा रहे हैं, यंग लोग आप सोचो मर रहे हैं। इसी से आप अंदाज़ा लगा लो कि डिपॉपुलेशन का काम चल रहा है इंडिया में। इतने यंग लोगों को हार्ट अटैक्स, सो कॉल्ड, ये हार्ट अटैक्स नहीं है, ये सारी जो उनको गलत चीज़ें दी गई हैं, वैक्सीन वगैरह, उनसे ये मौतें हो रही हैं, ये हार्ट अटैक्स नहीं है। हार्ट तो हमेशा सभी का बंद होता है, आप मर जाओगे तो आपका हार्ट चलना बंद हो जाएगा। आजकल खबरें आ रही हैं न्यूज़पेपर्स में, हृदय गति रुक गई तो मर गए। कौन सा आदमी है जो मरता है उसकी हृदय गति रुकती नहीं है? तो ये हार्ट अटैक हो, ये ब्रेन स्ट्रोक भी प्रोपेगेंडा मैं बता रहा हूँ। जो बहुत हो रहे हैं ये जो ब्रेन स्ट्रोक्स हैं, लेकिन मेरा ये मानना है, मैंने तो वैक्सीन भी नहीं लेकिन मैं आपको मानता हूँ कि आपके केस में शायद ये मिस डायग्नोस, बहुत सारे केसेस में हमारे डॉक्टर्स गलत डायग्नोस करके उनको ब्रेन स्ट्रोक बता रहे हैं। और ताकि उनको ये बेसिकली इनका जो मंशा है वो ये है कि हमें ये दिखाना है कि जैसे सो कॉल्ड हार्ट अटैक से, ब्रेन स्ट्रोक से, ये तो होते आए हैं हमेशा से, और ये सिर्फ वैक्सीनेटेड लोगों की प्रॉब्लम नहीं है, ये दिखाना इनका उद्देश्य है। अचानक बढ़ क्यों गए? लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो ब्रेन स्ट्रोक्स हैं प्राइमरीली ये वैक्सीनेशन, जो सडन डेथ्स हैं ना, चाहे वो ब्रेन स्ट्रोक से हो, हार्ट अटैक से हो, ये ज़्यादातर वैक्सीनेशन वगैरह से हो रही हैं। जो नॉन वैक्सीनेटेड लोग हैं उसमें ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि नॉन वैक्सीनेटेड लोगों को प्राइमरीली कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ ज़्यादातर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अगर आपके केस में उन्होंने डायग्नोस किया है तो मुझे उस डायग्नोसिस पे भी शक है। आई हैव वेरी सीरियस डाउट्स। जो आपके केस में जो लोग नॉन वैक्सीनेटेड हैं उनके केस में जो डायग्नोसिस हैं, वो डायग्नोसिस जो हैं वो गड़बड़ हो सकते हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। मुझे मेरे MRI, मेरे क्या होता है एंजियोग्राफी, CT स्कैन, किसी का भी रिपोर्ट मुझे नहीं दिया गया। मुझे सीरियस डाउट है कि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हाथ में आ ही नहीं रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज के टाइम में जो आपकी मेन स्ट्रीम मेडिकल साइंस,
जो आपके भारत में डॉक्टर्स हैं, एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स, इनके डायग्नोसिस पे आप विश्वास ना करें। मैं सभी भारतवासियों को कहूँगा कि आप अवॉइड करें पूरी एलोपैथी को, हॉस्पिटलाइज होने को अवॉइड करें और अपना इलाज खुद करना सीखें, वरना आप मारे जाओगे। क्योंकि आज के टाइम में डॉक्टर्स इस पूरे क्रिमिनल ऑपरेशन में शामिल हैं पिछले 5 साल से। इनको पूरी तरह से, जितनी आपकी मेडिकल काउंसिल्स हैं, इन सबको कंट्रोल किया गया है। इन्होंने 2020 में आईसीएमआर ने इनको सारे सर्कुलर भेजे जो ये कोरोना से रिलेटेड जो कोविड प्रोटोकॉल वगैरह, इन्होंने 2020 से लोगों को मारने का काम किया है। हॉस्पिटल्स में भी जो कोविड प्रोटोकॉल इन्होंने लागू किए, जिसमें रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन दिए गए और लोगों को वेंटिलेटर पे रखा गया, ये सब लोगों को मारने का काम किया। इसलिए इनके डायग्नोसिस पे हम विश्वास नहीं कर सकते आज भी, क्योंकि आज भी ये उसी क्रिमिनल ऑपरेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, नए नए सो कॉल्ड नए नए वायरसेस की बातें कर रहे हैं। तो इसलिए मैं इनके डायग्नोसिस पे विश्वास नहीं करता और मैं कहता हूँ कि भारत के लोगों को भी नहीं करना चाहिए। ये बहुत सारे डायग्नोसिस जो कर रहे हैं ये झूठे हैं। इसके अलावा जो एपिडेमियोलॉजी आपकी है, सो कॉल्ड जो ये कह रहे हैं ना प्रोजेक्शंस कि इंडिया में ये बीमारी अब बढ़ रही है, वो बीमारी बढ़ रही है, ये कैंसर की अब बातें कर रहे हैं। अब कैंसर भी वैक्सीनेशन के बाद कैंसर बढ़े हैं पूरी दुनिया में, सभी दुनिया में। अब इसके आपको इवन पर ये रेडिएशन की वजह से भी तो हो सकता है। जैसे अभी ये लोग 6G लाने की बात कर रहे हैं, उससे पहले जो लाए थे 2020 में, उसका नतीजा है कि कैंसर बढ़ गया। ये रेडिएशन भी इसी एजेंडा का हिस्सा है ना। 5G वगैरह का जो रोल आउट हुआ है वो 2020 में पूरी दुनिया में एक साथ लागू हुआ। हाँ। उसी से आप अंदाज़ा लगा लो कि एक साथ सारी कंट्रियाँ 5G लागू कर रही हैं। और इसका कोरोना से संबंध भी है कि बहुत सारे लोग ये मानते हैं, और मैं भी इस बात में काफ़ी विश्वास करता हूँ कि जो फ्लू के सिम्टम्स होते हैं ये सारे 5G के रेडिएशन से भी होते हैं, जो सो कॉल्ड फ्लू के सिम्टम्स हैं। तो इसलिए जो लोगों को मन में ये सवाल उठता है कि 2020 में या 21 में सो कॉल्ड सेकेंड लहर में बहुत लोगों को ऑक्सीजन की कमी हो रही थी और वो हॉस्पिटलाइज हो रहे थे, तो वो सब क्यों हो रहा था? हो सकता है इन्होंने 5G का रेडिएशन बढ़ाया उस समय, लेकिन 2021 में बढ़ाया था। और 2021 में ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो जनवरी से वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गई थी, तो जिसको सेकेंड लहर कह रहे थे ना, ये जो आई थी अराउंड मार्च आई थी, मार्च 2021 में, वो सारा उसमें वैक्सीनेशन का असर था। नहीं, मैं ये कहना चाह रही थी कि आप कह रहे थे ना शायद 5G का, शायद नहीं है, क्योंकि एक हमारे ग्रुप में एक लेडी है, उन्होंने एक बार कहीं कुछ रोड ब्लॉक लगाया था पुलिस ने। उन्होंने पुलिस को पूछा कि ये क्या तमाशा चल रहा है रोज का। तो पहले तो उन्होंने बताया नहीं 2-4 दिन, फिर एक दिन पुलिस वाले ने उनको बताया कि ये कर रहे हैं, कि मतलब कि उसको ऑन कर रहे हैं या उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं। ये हुआ है, तो पुलिस को भी पता है। नहीं, बिल्कुल हुआ है। और 5G का जो रोल आउट उन्होंने किया है वो उससे ये पूरा मैनिपुलेट कर सकते हैं लोगों की हेल्थ को बिगाड़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और अभी 6G के बारे में आपको क्या कहना है, जो अभी वो प्रचार कर रहे हैं कि वो लाने वाले हैं? 6G का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि केवल जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स हैं ये डैमेज करती हैं। इवन 5G से पहले भी कर रही थी। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा उसमें 5G या 6G में नहीं जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 5G और 6G का जो प्राइमरी इनका जो उसमें इनका जो पर्पस है वो है, ये मिलिट्री टेक्नोलॉजीज़ हैं सारी, और ये कुछ आपके इंटरनेट को स्पीड अप करने के लिए नहीं है। कहीं आप सोच रहे हो कि हमारा इंटरनेट स्पीड अप हो जाएगा, इसके लिए कर रहे हैं। ये सारा जो एजेंडा है फेशियल रिकग्निशन का, सर्वेलेंस का, और जो आपकी सर्वेलेंस करना चाहते हैं और डेटा पूरा आपका डेटा इकट्ठा करके आपके डेटा से आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, ये वो एजेंडा है। तो ये आपको कंट्रोल का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इम्प्लीमेंट करने का, मशीन लर्निंग को इम्प्लीमेंट करने का, ये वो एजेंडा है। ब्लॉकचेन को इम्प्लीमेंट करने का, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो आपको गुलाम बनाएगी, जिसमें सारा आपका डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे पूरी इंडिया का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पॉलिसी पेपर है जो आपको नीति आयोग की वेबसाइट पे मिलेगा। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में सारा डेटा स्टोर किया जाएगा, जो लोगों का डेटा सारा कंसोलिडेट किया जा रहा है, इकट्ठा किया जा रहा है, वो आधार से लिंक करके वो सारा ब्लॉकचेन पे रहेगा। बच्चों का जो अपार आईडी से डेटा इकट्ठा करेंगे वो ब्लॉकचेन पे रहेगा। उसके बाद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे आपके जीवन को नियंत्रित करने के लिए। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आपको गुलाम बनाने के लिए, ये आपकी डेटा को स्टोर करने की टेक्नोलॉजी है, जो फेवर्ड टेक्नोलॉजी है इनकी। यही बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी थी। तो बिटकॉइन की जो और CBDC की जो टेक्नोलॉजी भी ये ब्लॉकचेन है, यानी ब्लॉकचेन से लिंक होगा, जो सारा डेटा से आपको कंट्रोल करेंगे। सोशल क्रेडिट सिस्टम होगा, कार्बन क्रेडिट सिस्टम होगा, ये सारा आपका डेटा ब्लॉकचेन पे रहेगा, तो उससे आपको कंट्रोल किया जाएगा। तो ये इसके लिए ये 5G को रोल आउट कर रहे हैं, ना कि आपके इंटरनेट को स्पीड अप कर। तो ये आपको बातें सारी
हमें समझनी पड़ेंगी। ट्रेड यूनियन के रोल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि ट्रेड यूनियन सारी आपकी कंट्रोल्ड हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा, कोई इसको अपोज नहीं कर रहा। और भारत के जो लोग हैं पूरी वर्किंग, ट्रेड यूनियन से मेंबर्स को सवाल करने की जरूरत है ना कि ये सब क्यों हो रहा है और क्या हो रहा है। बिल्कुल, ये आम आदमी का काम है। नहीं, अगर वो ट्रेड यूनियन का लीडर मानता है तो निकालो उसको, आप अगर स्कूल टीचर हैं तो आपको इंडिविजुअली पिटिशन को फाइल करनी पड़ी कोर्ट में। आपको अपने ट्रेड यूनियन वालों से बात करनी थी 2021 में, जब आपको मैंडेट आ रहा था। तो ये कह रहे हैं ना, ये स्कूल वाला कोई टीचर है, मान लिया वेस्ट बंगाल में, वो जा रहा है कोर्ट में कि उसको आ रहा है जी, ऑर्डर आ रहा है कि आप स्कूल आ ही नहीं सकते। जब प्राइवेट कंपनीज के भी यूनियंस होते हैं, प्राइवेट कंपनियों में भी हैं, जैसे जो पुरानी हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे अब टाटाज हुई और बिरलाज हुई, टाटाज बिरलाज, इनकी यूनियंस थी। आपके मुंबई में आपको पता है कितना ट्रेड यूनियन की मूवमेंट थी। टेक्सटाइल मिल्स थी जो अब ख़त्म हो गई, 90s में सारी प्राइवेटाइज हो गई, उनके लैंड वगैरह बेच दिए बिल्डर्स को। हाँ, तो एक टाइम था कि यूनियन इतनी स्ट्रांग थी आपकी मुंबई में, बड़ी बड़ी स्ट्राइक्स होती थी 70s में। और तो ये यूनियन धीरे धीरे ख़त्म कर दी गई। पब्लिक सेक्टर से भी आज यूनियन एक तरह से पूरी तरह से नपुंसक हो चुकी हैं और कुछ नहीं करती, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को अपोज करना चाहिए। इवन जो कम्युनिस्ट हैं, जो जिनकी पूरी पॉलिटिक्स ही ट्रेड यूनियनिज्म पे आधारित है, वो भी आज फ्रॉड हो चुके हैं और वो सारी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। केरल के अंदर, केरल बहुत अच्छा एग्जांपल है, केरल में सारी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो इसी से आपको पता चल, प्राइवेट सेक्टर में कर्नाटका में तो और तमिलनाडु, ये साउथ में बहुत ज़्यादा इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, सबसे पहले करते हैं। भारत देश में जहाँ पर भी कुछ शुरू होना होता है पहले साउथ में शुरू होता है। साउथ जो है वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में के मामले में नॉर्थ इंडिया से बहुत ज़्यादा हद तक गुलाम है। वहाँ पे किसी तरह की कोई ऑपोजिशन नहीं है, किसी तरह का कोई रेजिस्टेंस नहीं है। पूरा तमिल क्रिश्चियनिटी बहुत हद तक, क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियन ग्रुप्स का, क्रिश्चियन कन्वर्जन का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। और जो आपका तमिलनाडु हुआ, मैंने सुना था पंजाब में भी क्रिश्चियनिटी बहुत बढ़ रही है। हाँ, पंजाब में भी कन्वर्जन का काम बहुत बढ़ रहा है। और आप ये देख लो कि ये जो आरएसएस वाले हैं, ये कन्वर्जन से नहीं बचा रहे आपको। कैसे जाते हैं और आरएसएस वाले नहीं बचाते हैं? आरएसएस वाले तो मिले हुए हैं इनके साथ, जैसे मैंने आपको बताया, ये तो पोप के साथ भी मिले हुए हैं। जो आपकी कंजर्वेटिव पार्टीज़ हैं सारी, उनके साथ भी मिले हुए हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि जो आपकी अमेरिका की कंजर्वेटिव पार्टी है, इन्होंने जब ये आया, बुश जूनियर जब आया था ना, 9/11 हुआ, यानी बुश 2000 में आ गया था। बुश जब आया तो इन्होंने बहुत ज़बरदस्त फंडिंग, बिलियंस की इन्होंने फंडिंग की। अमेरिकन फेडरल गवर्नमेंट ने इनकी, जितने कंजर्वेटिव जितने आपके क्रिश्चियन मिशनरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंडिया में भी काम कर रही थी, वो कन्वर्ट करने का काम कर रही थी, इन्होंने बहुत फंडिंग उनकी बढ़ा दी। और उनके साथ इनके बहुत गहरे संबंध हैं उसी पार्टी के, यानी जो कंजर्वेटिव पार्टी यूनियन के मेंबर हैं या बीजेपी वाले। तो उस समय आर्टिकल भी छपे थे। एक आर्टिकल उसमें छपा था तहलका में, 2004 में ये आर्टिकल छपा था, जिसमें पूरा बहुत ही लंबा इन्वेस्टिगेटिव आर्टिकल था। हालांकि तहलका इस तरह के आर्टिकल नहीं छापती है, क्योंकि, लेकिन तहलका वालों ने भी एक बहुत बड़ी आर्टिकल छापा था कि बुश ने किस तरीके से फंडिंग को बढ़ाया और सारे मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में एक्टिव हो गई। उस समय आपको याद होगा कि ये जो आंध्र प्रदेश था तब यूनाइटेड था, तो अभी तेलंगाना बना नहीं था। तो उस समय कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर था वहाँ पे, जगन रेड्डी का जो बाप है, YSR रेड्डी, वो भी क्रिश्चियन था। अच्छा। हाँ, क्रिश्चियन है वो। उसका जो दामाद था, अनिल कुमार उसका नाम है, वो भी क्रिश्चियन मिशनरी था जो आंध्र प्रदेश में एक्टिव था। तो उन्होंने कन्वर्जन बहुत तगड़ी की उस समय आंध्र प्रदेश। समझ में नहीं आती, लोग बोलते हैं आम जनता कन्वर्ट होती क्यों है? वैसे तो तुम अपने धर्म के लिए लड़ते हो, मेरा धर्म, और इतनी आसानी से कन्वर्ट हो जाते ये जो लोग हैं इंडिया में, ये आपने देखा पूरा समाज बटा हुआ है, इसको सब तोड़ पूरी तरह से बटा हुआ है, पूरी तरह से आपस में लड़ रहे हैं जातिवाद के नाम पे। और ये तो ये प्रोपेगेंडा, ये जो लेफ्ट लिबरल का प्रोपेगेंडा भी झूठा है और जो राइट विंग दक्षिणपंथियों का प्रोपेगेंडा भी झूठा है। इन्होंने आपने देख ही लिया, 2014 से RSS का राज है इंडिया पे, तो इन्होंने कोई आपको बचाने का काम नहीं किया, बल्कि हिंदुओं को मारने का काम किया इन्होंने सबसे बड़ा नरसंहार किया हिंदुओं का, जो ये वैक्सीनेशन से किया है। इसके अलावा ये पूरा जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एजेंडा डीपॉपुलेशन रिलेटेड है, तो डीपॉपुलेशन को इम्प्लीमेंट करने का काम कर रहे हैं RSS वाले। विश्व हिंदू परिषद, RSS और जिनके जितने भी अनुषांगिक संगठन हैं, सारे पूरे संघ परिवार की मैं बात कर रहा हूँ, BJP सबको मिला के, ये सब हिंदुओं को, ये सो कॉल्ड हिंदू जिसको कहते हैं अपने आप को, हिंदुओं को खुद नहीं पता हम कौन है, क्या है, हमारी सोच क्या है, हमारी
क्या हमारा धर्म है, धर्म का इनको मतलब ही नहीं पता। ये रिलीजन को धर्म समझते हैं। अब रिलीजन कोई अलग कॉन्सेप्ट है जो क्रिश्चियनिटी के लिए इस्तेमाल होता था, अगर आप उसको पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। तो हिंदू, ये जो सो कॉल्ड हिंदू, इनको कुछ नहीं पता। ये सारा अंधभक्त होके आप देख रहे हो, ये सारा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एजेंडा इंप्लीमेंट करने का काम कर रहे हैं और यही खुद मर रहे हैं, भेड़ों की तरह इनको मारा जा रहा है। उसी प्रकार से ये जो लेफ्ट लिबरल है सो कॉल्ड, ये भी झूठ बोल के पता नहीं क्या क्या नॉनसेंस इन्होंने नैरेटिव चलाए हैं जातिवाद रिलेटेड। और आप देख रहे हो ये जातिवाद रिलेटेड में इन्होंने धोखा दिया है पूरे दलितों को, और जो हमारे ये जो बहुजन समाज है, हमारे ये जो अपने आप को ओबीसी कहते हैं, या जो हमारे दलित हैं या आदिवासी, इनको धोखा देने का काम किया है इन्होंने। क्योंकि ये आज वही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एजेंडा इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उसके चाहे वो फेबियन सोसाइटी का एजेंडा हो, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एजेंडा है, जो कम्युनिज्म के नाम पे इंडिया में इम्प्लीमेंट किया जाता है, उनके चाहे वो दलित और पेरियार की सोच हो, यानी अम्बेडकर और पेरियार वाली सोच हो, ये इंपीरियलिज्म के खिलाफ नहीं। अगर ये होते तो ये आज इससे लड़ रहे होते ना न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से। 5 साल में आपने देख लिया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से लड़ कोई नहीं रहा। अम्बेडकरवादी भी नहीं लड़ रहे। संविधान तो ख़त्म कर दिया, सस्पेंड हो गया जब इन्होंने लॉकडाउन लगाए मार्च 2020 में, तो संविधान तो आपका बचा ही नहीं। संविधान तो उसी समय ख़त्म हो गया ना, क्योंकि इन्होंने विश्व आदेश इनको आया, विश्व आदेश के तहत इन्होंने लॉकडाउन लगाए। एक झूठी बीमारी, कोई वायरस नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी, इन्होंने पूरा देश बंद कर दिया। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के इन्होंने 2020 में ही जो वेल्थ ट्रांसफ़र हुआ, गरीबों से लूट कर अमीरों की तरफ जो पैसा गया, वो कितना था। तो क्या कम्युनिस्ट पार्टियों ने, अगर कम्युनिस्ट पार्टियां मज़दूरों के हक़ में बात कर रही होती तो वो ये कहती कि ये पूरा कोरोना फ्रॉड है और आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। उन्होंने नहीं किया। उनकी ट्रेड यूनियन इसके खिलाफ लड़ाई लड़ती, उनकी पार्टियां इसके खिलाफ लड़ाई लड़ती, वो विधानसभाओं को चलने ना देती, वो पार्लियामेंट को ना चलने देती, वो धरने करती, प्रदर्शन करती। उन्होंने कुछ नहीं किया, बल्कि उन्होंने उल्टा ये कहा कि जो मोदी है वो इतनी अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट होना चाहिए, लॉकडाउन लगने चाहिए, वैक्सीनेशन को सपोर्ट कर रहे हैं। आपको कविता कृष्णन नाम की एक कम्युनिस्ट लीडर है, बिल्कुल फ्रॉड लीडर है, ये किसी कम्युनिस्ट पार्टी की पोलित ब्यूरो की मेंबर है। वो ये कह रही है कि वैक्सीनेशन के खिलाफ कुछ मत बोलो, एक लफ्ज़ कोई बोल दे वैक्सीनेशन के खिलाफ तो वो उसके ऊपर चढ़ दौड़ती है, उस पर अटैक करना शुरू कर देती है। जैसे प्रशांत भूषण ने कुछ वैक्सीनेशन के खिलाफ बोल दिया था 2021 में, उसने ट्वीट किया तो उसने उसके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया प्रशांत भूषण की कि आप वैक्सीनेशन के खिलाफ मत बोलो, ये साइंटिफिक। सबसे पहले तो उसी को ठोको। तो ये कविता कृष्णन की मैं बात कर रहा हूँ जो केरल की कम्युनिस्ट लीडर है और एक कम्युनिस्ट पार्टी की पोलित ब्यूरो की मेंबर है। तो आप ये देख लो कि ये कम्युनिस्ट लोग हैं, ये पूरे एजेंडा को सपोर्ट कर रहे हैं। और ये जो आपका चीफ मिनिस्टर है केरल का, पिनाराई विजयन, ये अमेरिका गया तो वहाँ पे ये फाइज़र को इनवाइट करके आया है कि फाइज़र वाले आएँ और इन्वेस्ट करें केरल में, हम उनको ज़मीन भी देंगे और सारी फैसिलिटी देंगे। और आपका ये जो डीएमके का लीडर है स्टैलिन, इसका नाम ही स्टैलिन रखा हुआ है, तो इसके बाप ने किसी सोच के स्टैलिन नाम रखा होगा, जो कम्युनिस्ट लीडर था उसके नाम पे। तो ये जो स्टैलिन जो चीफ मिनिस्टर है डीएमके का तमिलनाडु में, ये तमिलनाडु में इसने इनैगोरेट किया अभी कुछ महीना, एक मेरे ख्याल से 8-10 महीना पहले, एस्ट्राजेनेका की एक्सपेंशन हो रहा है तमिलनाडु में। एस्ट्राजेनेका की वो कंपनी है जिसने कोविशील्ड वैक्सीन बनाई, जिससे करोड़ों लोग भारत में मारे गए, और वो उनका जो मेन सेंटर है, जो ग्लोबल सेंटर उनका बना हुआ है, वो तमिलनाडु में बना हुआ है और उसका एक्सपेंशन चल रहा है। वो अभी बहुत तगड़ा एक्सपेंशन कर रहे हैं क्योंकि इतना पैसा हराम का उन्होंने कमा लिया लोगों को मार के इंडिया में कोविशील्ड वैक्सीन से। तो अभी वो खूब सारा पैसा और निवेश कर रहे हैं अपनी जो फैसिलिटी को, जो तमिलनाडु में है, उसको एक्सपैंड करने में। तो उसका इनैगोरेशन भी ये इसने किया, स्टैलिन ने। तो वो भी आपका पूरा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने वाला काम कर रहा है, जो पेरियार का फॉलोअर है डीएमके का। तो कोई भी आप पेरियर का फॉलोअर हो या अम्बेडकर का फॉलोअर हो, वो सारे के सारे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कोई इसके खिलाफ बोल नहीं रहा। रामविलास पासवान जो नेता था दलितों का, वो आपके मोदी की सरकार में बैठा हुआ था। मायावती जो दलितों की लीडर है, वो एक लफ्ज़ नहीं बोली आज तक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ। बामसेफ जैसे संगठन बने हुए हैं, वो भी दबे शब्दों में बात कर रहे हैं, वो भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ खुलकर बात नहीं कर रहे। ना ही उन्होंने कोरोना के बारे में जो उनको काम करना चाहिए था उन्होंने किया है। तो बामसेफ की मीटिंग में भी मैं गया हूँ, लेकिन मुझे उनके यहाँ वो जुर्रत नज़र नहीं आई, वो जो नैतिक बल, जो एक साहस होना चाहिए, कहीं भी मुझे नज़र नहीं आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के साम्राज्यवाद के खिलाफ, जो असल साम्राज्यवादी हैं, जो पूरी दुनिया को गुलाम बना रहे हैं, उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत किसी के पास नहीं है इंडिया में। तो इंडिया के लोग पक्के गुलाम हैं, पक्के गुलाम। थैंक यू, थैंक्स। Thank you so much, and this was a candid conversation that I was having with Kapil Bajaj since I met him here. फिर मिलते हैं।